हेलो गाइस, वनी साइड इसमें आप सबका फिर से स्वागत है। आज डिस्कशन ऑफ टू एस्पिरेंट्स के सीरीज में हम आगे बढ़ते हुए आज हम ज्योग्राफी शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि एग्जाम आपको पता ही है कि 16 जून को आने वाला है और 16 जून के एग्जाम को देखते हुए हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, हम डिस्कशन करेंगे। और डिस्कशन हम इसलिए कर रहे हैं, बाद में हम बड़े बड़े और भी सीरीज लेकर के आएंगे। तब तक अभी हमें कम टाइम में देखते हुए हम डिस्कशन करेंगे और आज हम पहला टॉपिक करेंगे क्लाइमेटोलॉजी। और उसी के कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखते हुए जाएंगे। तो बने रहिए आप लोग भी और रिवीजन करते रहिए हमारे साथ। इतने दिन हम लोग बिना फेस के साथ आ रहे थे, आज से हम लोगों ने फेस के साथ आना शुरू किया और डिस्कशन कर रहे हैं हम दोनों लोग। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो में और आप लोग भी अपना नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि यहाँ पर तो मैं पीडीएफ आपको नहीं देंगे। आप सुन करके नोट्स बना सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। वैसे भी आपने सुन लिया तो काफी है, आपको चीजें याद रहे। इंग्लिश में डेफिनेशन की बात करूं तो आर प्लैनेट अर्थ इज सराउंडेड बाय अ डीप ब्लैंकेट ऑफ गैसेस। मतलब कि जो हमारे अर्थ के सराउंडेड में बहुत सारी गैसेस है। ठीक है। उस उस जो गैसियस कवर है, हमारे अर्थ का जो गैसियस कवर कर रखा है, गैसों ने कवर कर रखा है, उस कवर्स को हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेयर। ठीक है। अब वो एटमॉस्फेयर हमारा जो है काफी मिक्सचर है। इसमें कुछ एरोसोल्स भी है, लिक्विड भी है, सॉलिड भी है। एरोसोल्स का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड और गैस। ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना उसमें। तो एटमॉस्फेयर की कोई आउटर बाउंड्री नहीं है, सीमित नहीं है वो कि कहाँ तक है कहाँ तक नहीं है। ठीक है, इन्फिनिटी है। ठीक है। इट जस्ट फेड इनटू स्पेस। स्पेस में जाते ही वो पूरा फेड हो जाता है। ठीक है, और हमें पता ही स्पेस हमारा एक्सोस्फीयर से शुरू लग जाता है। ठीक है। तो एटमॉस्फेयर जो हम समझ आगे का एटमॉस्फेयर है क्या, एटमॉस्फेयर का ओरिजिन कैसे हुआ वो हम लोग पढ़ते हैं। तो हम लोग किस भाषा में, हम लोग इंग्लिश में एक बार समझ लेते हैं कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसे, कि वाटर वेपर स्लोली कंडेंस्ड एंड फॉर्म क्लाउड। ठीक है, वाटर वेपर धीरे धीरे कंडेंसेशन होता है उसमें। तो कंडेंसेशन होकर क्या बनता है, क्लाउड बनता है, जो रिजल्ट करता है हमारा प्रेसिपिटेशन में। प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश हो जाना। ठीक है। तो उससे क्या होता है कि ऑक्सीजन ओरिजिन और वाटर जब एक्यूमुलेटेड होता है लो लाइन एरियाज में, तो जो एनारोबिक रिस्पिरेशन होता है उस टाइम होता है बाय काइनोबैक्टीरिया। ठीक है। तो काइनोबैक्टीरिया क्या होता है कि ऐसा रेस्पिरेशन जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा हो। ठीक है, जिसके रिजल्ट में ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में हमारा प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो और हमें ये पता ही है कि ऑक्सीजन हमारा 21% है। 21% है, और सबसे ज्यादा हमारे उसमें नाइट्रोजन है। कंपोनेंट्स की हम लोग बात करें कि एटमॉस्फेयर में कितने कंपोनेंट्स हैं, तो हमारा गैस, वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल्स, ये तीन कंपोनेंट्स में लोग बात करते हैं। पहले हम लोग बात करते हैं गैस। गैस क्या क्या है हमारे, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हमारा ओजोन है, हमारा ये मतलब जितनी भी ये सारी गैसेज है, ये सारी हमारी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। ठीक है। अब और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि पूरे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा कौन सा गैसेस है? मैंने बताया ना आपको, नाइट्रोजन। नहीं, हाइड्रोजन। मतलब सबसे ज्यादा जो प्रेजेंट है हमारे अर्थ पर वो हाइड्रोजन है। नहीं, मुझे नहीं लगता। गैस की बात नहीं कर रहे हैं, अच्छा, गैस क्या, क्योंकि हमारे ओशन में भी तो पानी है ना, उस पानी में भी तो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन है, तो अगर कोई कंपोनेंट हमारे अर्थ पर है, कोई एलिमेंट अगर हमारे अर्थ पर है जो मैक्सिमम क्वांटिटी में है, तो वो हाइड्रोजन है। हाँ, ये ठीक है। जो चीज हमारे अर्थ पे है, हाँ, जो हमारा वो अर्थ पे है, वो हमारा मैक्सिमम। मैक्सिमम लेकिन क्वांटिटी मैं है। मैं बता रहा हूँ जो एटमोस्फेयर हाँ, में गैस है, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है, हाँ, 78% के 78% अकॉर्डिंग वो है हमारा। ठीक है, 21% ऑक्सीजन, और बाकी जो नियोन गैस जो होती है वो 0.0 समथिंग है। ठीक है, तो ये मैं याद रखना है। तो जैसे मैंने बताया कि गैसेस का, मैंने बताया नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे कुछ गैसेस होते हैं। ठीक है। तो गैसेस भी हमारे दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है कांस्टेंट गैस, एक होता है वेरिएबल गैस। कांस्टेंट गैस वो जो हमेशा कांस्टेंट रहते हैं, अपने नेचर में हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। जैसे बताया नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की मात्रा हमेशा 78% ही रहेगी, और ऑक्सीजन की मात्रा हमेशा 21% ही रहेगी। कांस्टेंट रहते हैं ये लोग। ठीक है। ऐसी वेरिएबल गैस जो कभी भी कांस्टेंट नहीं होती, जरूरी नहीं कि कांस्टेंट हो, जैसे कि हमारी मीथेन, मीथेन हो गया हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया हमारा, इनका ये डिपेंड करता है। ठीक है, कंडीशन टू कंडीशन डिपेंड करता है। गैसेस का यूज हम लोग क्या करते हैं, जैसे ऑक्सीजन हम रेस्पिरेशन में करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग प्लांट्स में होता है हमारा। ठीक है। नाइट्रोजन का यूज जो हमारा अमोनिया फॉर्म करता है प्लांट्स, उसमें नाइट्रोजन का यूज होता है हमारा। तो ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए। ओजोन हमें पता ही है, ओजोन ओजोन क्या होता है, एक सस्पेंडेड
एक वो गैस होती है जो लोअर एटमॉस्फेयर पे होती है हमारी, ठीक है, जो में यूवी रेज जो होती है सन की से जो यूवी रेज आती है हमारी सन अर्थ पे, उससे में प्रोटेक्ट करती है। और ओजोन को मेजर करने के लिए हम लोग मेजर किस में करते हैं, कौन सी यूनिट में मेजर करते हैं, डॉप्सन यूनिट में। डॉप्सन DOBSON डॉप्सन यूनिट में हम लोग मेजर करते हैं उसे, ठीक है। नेक्स्ट कंपोनेंट पे बात करते हैं हम लोग वाटर वेपर पे, ठीक है। तो वाटर वेपर को बताने से पहले मैं बता देता हूँ, हमारे क्लाउड्स में फ्रेश वाटर का जो परसेंटेज होता है 0.001%, ठीक है। हमारे क्लाउड्स में फ्रेश वाटर का जो परसेंटेज होता है, ठीक है। इट कंटेन्स 0 से 5% वॉल्यूम ऑफ एटमोस्फेयर। जो हमारी वाटर वेपर है 0 से 5% जो उसमें एक वॉल्यूम होता है वो एटमोस्फेयर वो कवर करती है वाटर वेपर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वाटर वेपर, ठीक है। क्योंकि सबसे बड़ा रोल इवेपोरेशन में जो होता है वाटर वेपर के थ्रू ही होता है, ठीक है। कि पानी पहले सन से हीट होगी, हीट होके जो हमारी लिक्विड थी वो गैस फॉर्म में ऊपर जाएगी, ठीक है। तो और वहां पे फिर वहां पे प्रोसेस चलेगा, उस प्रोसेस को हम लोग इवेपोरेशन कहते हैं। तो उसके लिए सबसे मेन रोल होता है वाटर वेपर का, ठीक है। और रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड करता है आपका टेम्परेचर पे। जितना टेम्परेचर होगा उतना ही हमारे पास इवेपोरेशन उतनी तेजी से होता है, उतना ज्यादा होगा। तो ये याद रखना है कि इट डिपेंड्स कि हमारा जो इवेपोरेशन का रेट है वो डिपेंड करता है हमारा टेम्परेचर, ठीक है। और इक्वेटर के पास सबसे ज्यादा हमारा इवेपोरेशन होता है, ठीक है। इक्वेटर से भी सन की डायरेक्ट रोशनी पड़ती है उधर, ठीक है। डायरेक्ट रोशनी के कारण क्या होता है, हमने अभी बताया कि सबसे कि रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। सन की डायरेक्ट रोशनी पड़ रही है मतलब कि टेम्परेचर भी वहां पे सबसे ज्यादा होगा। अब सबसे ज्यादा टेम्परेचर है तो मतलब कि इवेपोरेशन भी सबसे ज्यादा होगा, इसलिए बोला जाता है इक्वेटर पे सबसे ज्यादा हमारा इवेपोरेशन होता है। और पोल्स पे सिंपल सी कहानी, अगर की हमारी जो सन की रेस पड़ती है, मान लो जैसे ये सन है, सन की रेस पड़ती है ये हमारी अर्थ पे, ठीक है। तो वो तो स्ट्रेट पड़ रही है ना, स्ट्रेट पड़ रही है तो सबसे ज्यादा रोशनी इधर पड़ रही है। लेकिन जो पोल्स है, पोल्स पे ऐसे जा रही है, तो सबसे कम हमारी जो रेज, जो सबसे कम जो हमारा जो होता है रेज जो होती है वो सबसे कम पोल्स पे जाती है, जिसके कारण जो इवेपोरेशन भी होता है वहाँ पे सबसे कम होता है, ठीक है। ट्रॉपिकल एटमॉस्फेयर वाटर वेपर इज 2.6% एट 50 डिग्री लैटिट्यूड। और जो वाटर वेपर होता है वो एक्ट करता है हमारा ग्रीन हाउस गैस से भी, ठीक है। ये वाटर वेपर क्या करता है, ये ऑब्जॉर्ब भी करता है। इसका एक और काम होता है कि ऑब्जॉर्ब करना पार्ट ऑफ द इंसुलेशन फ्रॉम द सन एंड प्रिजर्व द अर्थ रेडिएटेड हीट। मतलब जो अर्थ का जो एक प्रोसेस होता है इंसुलेशन का, उस इंसुलेशन को ऑब्जॉर्व करती है और बाद में उसे फॉर्म करती है अर्थ की, मतलब की प्रिजर्व करके रखती है रेडिएटेड हीट को, ठीक है। ये हमारा दूसरा था कंपोनेंट वाटर वेपर। तीसरे हम लोग बात करते हैं डस्ट पार्टिकल्स के बारे में। डस्ट पार्टिकल्स जैसे कि हमारा PM10, PM10 बोल लो या PM2.5 बोल लो, ठीक है। मतलब कि पर्टिकुलेट मैटर, PM का मतलब पर्टिकुलेट मैटर, ठीक है। एरोसोल, ये सारे प्रेजेंट होते हैं डस्ट पार्टिकल्स के फॉर्म में हमारे पास, ठीक है। सॉलिड पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं एटमॉस्फेयर में, जैसे कि हमने बताया कि पर्टिकुलेट मैटर हो गया, सॉल्ट, स्मोक, वोल्केनिक ऐश, ये हमारे सॉलिड पार्टिकल्स में प्रेजेंट होते हैं एटमॉस्फेयर में। पर्टिकुलेट मैटर जो हमारा PM है वो हेल्प करता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, सोलर रेडिएशन को, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है, बहुत सारे चार्मिंग वो दिखते हैं, हमारे लाइट्स दिखते हैं, ठीक है। बहुत सारे चार्मिंग लाइट्स दिखते हैं, ठीक है। इसी तरह जो होता है हमारा, इसी की वजह से, स्कैटरिंग की वजह से ही हमारा जो कलर है स्काई का वो ब्लू है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आते हैं, अब हम लोग समझ गए एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट्स के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर कितने स्ट्रक्चर्स हैं हमें पता है, डिफरेंट लेयर्स में हमारे एटमॉस्फेयर बटी हुई है, ठीक है, जो कि वेरी करती है डेंसिटी और टेम्परेचर के बीच, ठीक है। और कौन, जैसे हम लोग बात करें कि ये अर्थ है, ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। फिर आपका आता है स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, जो कि आउटर बाउंड्री पड़ गई, ठीक है। अब ट्रोपोस्फेयर जो हमारा होता है वो सबसे लोअर एटमॉस्फेयर होता है, ठीक है। लोअर एटमॉस्फेयर होता है, जहां पे हम लोग बात करें कि ट्रोपोस्फेयर इज एन आइसोथर्मल जोन, ठीक है। आइसोथर्मल जोन भी है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर जो, अब ट्रोपोस्फेयर का एक और सीन है कि यहाँ पे हम लोग काफी टर्म्स भी पढ़ते हैं, जैसे हमारा नॉर्मल लैप्स रेट। नॉर्मल लैप्स रेट क्या होता है हमारा, कि जितनी ऊंचाई पे जाओगे टेम्परेचर नीचे गिरता रहेगा, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर में ये जो हमारा इंसिडेंट है हमें देखने को मिलता है, नॉर्मल लैप्स रेट देखने को मिलता है कि टेम्परेचर जो है घटता रहेगा आप जितनी ऊंचाई पे जाओगे, हाइट के साथ टेम्परेचर घटता रहेगा। अब यही आप ऊपर चले जाओ स्ट्रेटोस्फेयर, पहले ये बात पता लीजिए, ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में जो बाउंड्री आती है वो हमारा ओजोन लेयर है, ठीक है। उसको हम लोग ट्रोपोपॉज भी बोलते हैं, उस बाउंड्री लाइन को हम लोग ट्रोपोपॉज भी बोलते हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए,
ठीक है, ओजोन लेयर भी उसी के। अब आते हैं हम लोग स्ट्रेटोस्फेयर पे। स्ट्रेटोस्फेयर का क्या क्या नेचर है कि जितना आप हाइट में ऊपर जाओगे और ये भी टेम्परेचर भी बढ़ता रहेगा। और ये भी बताते जाना कि कहाँ पर जो है क्लाइमेटिक चेंज आता रहता है, हाँ ये सब कुछ बता देना। कहाँ पर जो हम रडार लगाते हैं, कहाँ पर हमारा सैटेलाइट होता है, ये हाँ सब हाँ। सब बता देना। तो 24% ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर हमारा बता दिया हमने कि ये हमारा ट्रोपोस्फेयर होता है। अब आगे हम लोग स्ट्रेटोस्फेयर में बढ़ते हैं कि जितनी हाइट से ऊपर जाओगे स्ट्रेटोस्फेयर में, जितना ऊपर जाओगे हाइट जो टेम्परेचर है वो भी आपका बढ़ता रहेगा। हाइट के साथ साथ अब ठीक यहाँ है, पर टेम्परेचर भी बढ़ता रहेगा। हमने पहले क्या देखा कि टेम्परेचर घट रहा था जितने ऊपर जा रहे थे, नॉर्मल लैप्सोड होता है, यहाँ इनवर्स लैप्सोड हो रहा था। ठीक है, इनवर्स लैप्सोड हो रहा था, जितना ऊपर जाओगे टेम्परेचर भी आपका उतना बढ़ता जाएगा। यहीं पे सारे क्लाउड्स के हमारे देखने को मिलते हैं। एरोप्लेन भी स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ता है। ठीक है, तो ये भी चीज हमें पता होना चाहिए। ठीक है, नहीं सॉरी, स्ट्रेटोस्फेयर में क्लाउड्स नहीं होते हैं, इसी की वजह से एरोप्लेन उड़ते हैं। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर में क्लाउड्स होते हैं हमारे। ठीक है, अब हम लोग और ऊपर चले जाते हैं मीजोस्फेयर में। मीजोस्फेयर में सबसे कम लोवेस्ट टेम्परेचर जो रिकॉर्ड होता है वो मीजोस्फेयर में होता है। सबसे ठंडी जगह जो होती है, सबसे कोल्ड जो एटमोस्फेयर हमारा मीजोस्फेयर होता है। मीजोस्फेयर में क्या होता है कि जितना आप ऊपर जाओगे टेम्परेचर गिरता रहेगा बहुत। हाँ, इसमें मतलब हर लेयर में अलग अलग कंडीशन। हाँ, हर लेयर में अलग अलग कंडीशन है। लेकिन अभी देखो ना, अभी मीजोस्फेयर के बाद फिर ऊपर जाओगे ना, फिर हीट ही रहेगी, फिर गर्म ही रहेगी, क्योंकि आप तो फिर अब स्पेस में जा रहे हो ना। तो स्पेस मतलब ओजोन लेयर से ऊपर जाते रहोगे तो अब आपको चेंजेस मीजोस्फेयर में सिर्फ ऐसा होता है कि आपको ठंडी जगह मिलेगी। मीजोस्फेयर से ऊपर जाओगे फिर आपको फिर गर्म मिलेगा। ठीक है, क्योंकि सन के बहुत नजदीक हो गए ना, तो स्पेस में होगा ना, हमने अर्थ का एटमोस्फेयर छोड़ने वाले हम। ठीक है, तो मीजोस्फीयर में सबसे ज्यादा हमारा जितना इंक्रीज हाइट करेंगे टेम्परेचर उतना घटता रहेगा। ठीक है, तो और मीजोस्फीयर हमारा वही है जहाँ पे फिर मीजोस्फीयर के ऊपर जाओगे, मीजोस्फीयर और थर्मोस्फीयर के बीच में एक लाइन होती है, उसको बोलते हैं हम कारमान लाइन। कारमान लाइन, ठीक है, वो बोलते हैं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट थर्मोस्फीयर पे। थर्मोस्फीयर पे वही इनवर्स लैप्सोड हो जाएगा कि जितना हाइट से ऊपर जाएंगे टेम्परेचर भी उतना बढ़ता रहेगा। यहीं पे सारे आइंस पाए जाते हैं, रेडियो टीवी सिग्नल जो भी है, जितने सैटेलाइट होते हैं सारे थर्मोस्फीयर पर हमारे एग्जिस्ट होते हैं। ठीक है, अब उसके ऊपर जाओगे तो एक्सोस्फीयर, जो कि हमारा बोलते हैं स्पेस। ठीक है, स्पेस। तो ये बात थी हमारी। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं हम लोग इंडिविजुअली। ठीक है, एटमोस्फेयर के बारे में, लेयर्स के बारे में। तो ट्रोपोस्फेयर की हमने बात करी, तो इट इज द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ एटमोस्फेयर, सबसे लोअर मोस्ट एटमोस्फेयर थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर बिकॉज ऑल वेदर फेनोमेना अकर इन दिस लेयर। ठीक है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे वेदर फेनोमेना है सारे यही होते हैं, जैसे रेनफॉल, फॉग, थंडरस्टॉर्म, क्लाउड्स वगैरह हो गया, सब ट्रोपोस्फेयर में होता है। वो ट्रोपोस्फेयर हमारा सबसे नीचे वाला सबसे नीचे वाला, इसीलिए उसमें होता है। ठीक है, इसको हम लोग जोन ऑफ मिक्सिंग भी बोलते हैं। ठीक है, अभी हमने नॉर्मल लैप्सोड पढ़ा कि जितना हम लोग ऊपर जाएंगे टेम्परेचर उतना घटता रहेगा। घटने का कैसे ना, 6.4 डिग्री पर 1 किलोमीटर। एक किलोमीटर में 6.4 डिग्री सेल्सियस जो है आपका कम होता रहेगा। ठीक है, और हाइट ऑफ द ट्रोपोस्फियर इज मोर नियर इक्वेटर लेस नियर पोल। जो ट्रोपोस्फियर की हाइट होगी वो सबसे ज्यादा इक्वेटर पे होती है। ठीक है, और सबसे कम पोल पे होती है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग स्ट्रेटोस्फेयर पे। तो सेकेंड लेयर ऑफ एटमोस्फेयर है। ठीक है, जो कि हमने बताया कि, और ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में हमने एक लाइन पढ़ी थी जिसको ओजोन लेयर भी बोलते हैं और ट्रोपोपॉज भी बोलते हैं उसे, तो ये भी हमें याद रखना है। तो अब इसमें क्या था, इसमें इनवर्स लैप्सोड हो रहा है। क्यों हो रहा है इनवर्स लैप्सोड? कि आप ऊपर गए तो जितने ऊपर जा रहे हो टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। क्यों टेम्परेचर बढ़ रहा है? अभी तो पढ़ा हमने नीचे कम होता है। ठीक है, क्योंकि नियर हम सन के नियर जा रहे हैं और नहीं, और इसका ओजोन एक और लेयर से ऊपर जा रहे हैं। हाँ, सिंपल कहानी यही है कि वहां जो था वहां हमारा O3 मौजूद है। क्योंकि ओजोन लेयर क्या कर रहा है कि जो रिफ्लेक्ट कर रहा है ना यूवी रेज को, तो इसीलिए हीट बढ़ रहा है। ठीक है, वहां कोई फिनोमिना अकर नहीं होता, मतलब कोई क्लाउड नहीं बनता, कोई वेदर फिनोमिना नहीं होता। इसके कारण ये बिल्कुल सुटेबल है एरोप्लेन के उड़ने के लिए। ठीक है, हाइट 15 से 50 किलोमीटर तक की होती है। ठीक है, और यहाँ पे एक क्लाउड पाया जाता है हमारा, साइरस क्लाउड, सीरियस क्लाउड बोल लो, साइरस क्लाउड बोलो, जो भी प्रोनाउंसिएशन है उसकी। ठीक है, ये इस लेयर में प्रेजेंट है, जिसको हम बोलते हैं मदर ऑफ पर्ल क्लाउड। मदर ऑफ पर्ल क्लाउड, जो कभी रेन ही नहीं होता। अच्छा, ठीक है, ये ऐसा क्लाउड है जो बारिश ही नहीं होता, कभी रेन नहीं होता इसका। ठीक है, अब हम लोग और ऊपर चले जाते हैं तीसरे हमारे लेयर पे, जो था हमारा मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर क्या है? एक ट्रांजिशनल लेयर है बिटवीन स्ट्रेटोस्फेयर और थर्मोस्फेयर के बीच में जो लेयर आती है उसको हम बोलते हैं मीजोस्फेयर। ठीक है,
ये 50 से 80 किलोमीटर तक की हाइट में एक्सटेंड है। ठीक है, यहाँ पे बर्निंग मेटेरोइड्स आप देख सकते हो, जो मेटेरोइड्स आते हैं, ठीक है, उसको हम देख सकते हो। और हाईएस्ट पॉइंट ऑफ मीसोस्फीयर को हम लोग मीसोपॉज बोलते हैं, सबसे कोल्डेस्ट पॉइंट ऑफ एटमॉस्फेयर है जिसमें -90 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर देखा गया। अच्छा, ठीक है, अब आप और ऊपर चले जाते हैं, हम लोग थर्मल लाइन से भी ऊपर चले जाते हैं, अब आते हैं थर्मोस्फेयर। तो थर्मोस्फेयर भी का भी यही सीन है कि जितना हाइट वाइज इंक्रीज होगा उतना टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। ठीक है, और हमने पढ़ा यहाँ पे आयंस मिलते हैं हमारे। ठीक है, आयंस मिलते हैं जहाँ आयोनिक लेयर, डी लेयर, ई लेयर, एफ लेयर, ठीक है, टेलीविजन पोल्स और रेडियोस के जो आयंस की जरूरत होती है वो यहाँ पे पाए जाते हैं। बाकी एक्सोस्फीयर जो हमारा अपर मोस्ट लेयर है एटमोस्फेयर का, जिसको हम आउटर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए।